देखो जैसे कि अपने चैप्टर का नाम है ना केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले काम आता है मेरे पास केमिकल बॉन्ड क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझना आपके पास जरूरी है कि केमिकल बॉन्ड मेरे पास होता क्या है। तो आप हेडिंग डाल लो केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अपने चैप्टर का नाम है। जैसे अब देखो हम पहले बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड मेरे पास क्या चीज होती है। अब आपको पता है कि मैं किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने जाऊं, मॉलिक्यूल का मतलब जैसे मैं एक CH4 एक एग्जांपल मान लेता हूं, कार्बन, कार्बन से जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन मेरे पास कार्बन से जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए होंगे? क्योंकि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, तभी तो वो एक दूसरे के पास में है। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दूसरा एक और देखो, जैसे मैं बात करूं सोडियम प्लस है और मेरा क्लोरीन माइनस है, ठीक है। तो मुझे पता है भाई सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा किसको? क्लोरीन को। इसलिए ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करते हैं? मेरे मेटल करते हैं, इसलिए तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा किसने? मेरे क्लोरीन ने गेन किया। अगर मेरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? नॉन मेटल। और उसके साथ साथ मैं उसको कह सकता हूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग एटम, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एटम है। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। एक डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसके डोनेट करने से इसके ऊपर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज, इसके गेन करने से इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आ गए। तो देखो भाई यहाँ पर भी अट्रैक्शन की बात हो रही थी और यहाँ पर भी क्या बात हो रही है? अट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है मेरे पास? सबसे पहली बात लिखिए आप, अट्रैक्शन फोर्स which holds the constituent particles, atoms or ions in a molecule, इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम और आयन एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास केमिकल बॉन्ड किस किस टाइप के होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास बात करूंगा आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए ऊपर, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसके अंदर सबसे पहला बॉन्ड है मेरे पास आयोनिक और इक्विवेलेंट बॉन्ड। दोनों चीज कहते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं या फिर आपके पास इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया क्या कि भाई मेरा सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। अगर ये एक इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अगर ये एक इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसके 7 की जगह ये भी कितना हो जाएगा? मेरा 8 हो जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे स्टेबल हो जाएंगे?
इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और मेरा क्लोरीन का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो मेरे आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग होता है। इसकी वजह से ये बन जाएगा Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, और ये मेरे पास बन जाएगा सोडियम प्लस। अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक और बात, जितने भी मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड वो है जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो एक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसके फॉर्म में, लेटिस के फॉर्म में। अब ये लेटेस्ट चीज समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो, अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये सोडियम है जो कि प्लस है, इसके यहां पर एक क्लोरीन प्रेजेंट होगी जो कि माइनस है, ठीक है। यहां पर एक और क्लोरीन प्रेजेंट है जो कि मेरी माइनस है, ठीक है। ये अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं आपके पास। एक यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है और एक ये आगे की तरफ क्लोरीन प्रेजेंट है, सब में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। एक मेरा ये ऊपर की तरफ क्लोरीन और एक मेरा ये नीचे की तरफ क्लोरीन। एक सोडियम प्लस जो होता है वो 6 क्लोरीन माइनस से अट्रैक्ट हो रहा होता है और एक क्लोरीन माइनस 7 सोडियम प्लस से अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एक क्यूब बना रहा हूं मैं। 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर ना, तब ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होता है। बट यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ये मैं बना रहा हूँ एक क्यूब जो कि बहुत ही सुंदर है। ये बनने वाला है बस। ये मेरे पास क्यूब बन गया, ठीक है। क्यूब बन गया है। अब मेरी जो क्लोरीन है, जो मेरी क्लोरीन है वो कहां पर प्रेजेंट होंगी, ऑन द फेस एंड एज। एज मतलब यहाँ पर एक क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है। सारे जितने कॉर्नर्स है ना, हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है क्लोरीन, 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 क्लोरीन। अब जो इस क्यूब का सेंटर होगा बीचों बीच, समझो ये बीचों बीच है, यहाँ मेरा सोडियम प्रेजेंट है जो कि मेरा Na+, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आ गई। इसके अलावा जितने फेस हैं, क्यूब के फेस होते हैं कितने, 6। एक ये देखो ये वाला फेस है, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा। एक फेस ये वाला है, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा। एक वो पीछे वाला फेस है, वहां पर भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा। एक ये सामने वाला फेस है यहाँ पर, एक ऊपर वाला जो फेस है यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा, और एक इसका नीचे वाला जो फेस है यहाँ पर भी आपका क्लोरीन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक सोडियम को मेरी 6 क्लोरीन ने यहाँ पर घेर रखा है। और इसी तरीके से मेरे पास जो जैसे यहाँ पर एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेर रखा है, सेम उसी तरीके से एक क्लोरीन को मेरे 6 सोडियम भी कवर करके रखते हैं, ठीक है। फिर वो आपके सोडियम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर Na+, Na+। फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर Na+, नीचे आएंगे तो यहाँ पर Na+, यहाँ पर, और ये क्यूब आगे और एक्सटेंड हो रहा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से और भी क्यूब बना होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर Na+, आगे है तो पीछे भी Na+। तो देखो यहाँ पर कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज को 6 पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज को 6 नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं साइड में यहाँ पर, आयोनिक कंपाउंड generally form a lattice
in which one ion is surrounded by a certain number of positively charged आयन्स, ठीक है ना। एक लैटिस क्या होता है आपके पास कि आपका एक आयन या तो कैटायन हो या एनायन हो। अगर कैटायन को हम एग्जांपल मान ले तो एनायन से सराउंडेड होगा, एनायन को कंसीडर करेंगे तो सारी तरफ से कैटायन से सराउंडेड होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक लैटिस, क्या बोलते हैं, लेटिस फॉर्म बोलते हैं। तो जितने भी मेरे पास आयोनिक कंपाउंड्स है, मतलब जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आप खुद ही देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ने डोनेट करेगा, ये गेन करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड का यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कोई आपसे पूछे भाई आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, तो आप सीधा सा बोलोगे भाई आयनिक बॉन्ड या फिर इक्विवेलेंट बॉन्ड की बात करें, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द two atoms due to complete transfer of इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसने, क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो इस तरीके से मेरे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कंडीशंस होती हैं आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए। नहीं, आप क्या है ना, Na जो है सोडियम वो पूरे सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ एजिस पे और सेंटर पे प्रेजेंट होता है। एजिस मतलब जो ये लाइन है ना आपके पास, ये एज है, इसके सेंटर पे और क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरीन होती है वो कॉर्नर्स पे और फेस पे प्रेजेंट होती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है NaCl का, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके और डेप्थ में आप पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट में जब आप आओगे तो आप ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सीखते हैं वहां पे, ये कितनी दूरी पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सागर, सही बात है, एक यूनिट सेल हो गया मेरे पास, ठीक है, हमने इसको बोल दिया लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि मेरा एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो सके, जिसे मैं कह सकता हूं आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सके। कंडीशंस टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। देखो भाई, अभी मैंने क्या देखा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, आसानी से लूज कर देगा, तो सोडियम प्लस बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा कौन, क्लोरीन, तो उसे आसानी से गेन करते हुए Cl माइनस बन जाएगा। तो सबसे पहली बात कि भाई जो मेरा सोडियम है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से लूज करेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको फिर बता देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कभी भी आप गैसियस एटम से, जो कि न्यूट्रल है और गैसियस है, उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे को सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मैं चाहूंगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम से कम। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेटल्स होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। दूसरी बात, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को फटाक से गेन कर ले, मतलब उसकी टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। पता चले भाई अगले वाले एक ने डोनेट तो कर दिया, बट आगे वाला बोलता है मैंने लेना ही नहीं है तेरा इलेक्ट्रॉन,
मेरे को चाहिए ही नहीं, तो तब तो नुकसान हो गया। तो वो क्या होना चाहिए, आगे वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसकी, जो आगे वाला गेन कर रहा है, जो कि मेरा नॉन मेटल होगा, ठीक है ना, नॉन मेटल मेरे पास होगा। तो आयनिक बॉन्ड मुझे पता है कि भाई ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया कम, ये गेन कर रहा है ज्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को फटाक से निकाल सके। दूसरी बात, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई, उसकी हाई टेंडेंसी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हिम्मत रखे। तीसरी बात, देखो भाई, अब यहाँ पर मेरे मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नॉन मेटल ने गेन कर लिया, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा। तो जो लैटिस बनेगा, ये लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मेरे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते, इतनी आसानी से नहीं टूटते। क्यों? द lattice energy of the lattice form should be very high, should be very high, बहुत ज्यादा होती है। चलो, अब मैं आपको कहानी लिख के दिखाता हूँ। कहानी के अंदर क्या है भाई, मेरा आयनाइजेशन एनर्जी की कहानी, सोडियम है जो कि गैसियस स्टेट में है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो वो बन जाता है सोडियम प्लस, वो अभी भी गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब सोडियम के साथ प्रेजेंट था क्लोरीन, अब इस क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी गैसियस स्टेट में था, तो इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये मेरे पास बन गया Cl माइनस। तो देखो भाई, Na और Cl कंबाइन करके मुझे पता है क्या बनाते हैं, मेरा NaCl, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। कि भाई मेरे को सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, एंथैल्पी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसको दी, ताकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस बन गया। अब यहां से यहां पर जाने के लिए Na प्लस और Cl माइनस, जो कि गैसियस स्टेट में है, वो लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो सॉलिड बनेगा, और एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस। तो ओवरऑल जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होगा डेल्टा एच, वो बराबर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच लैटिस के बराबर होता है। इसको बॉर्न हैबर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। बट वो अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तभी उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, जो कि डेल्टा एच है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, वो बराबर होगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच लैटिस की। सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों गैसियस स्टेट में होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, एक दूसरे के पास में आके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट विल बी द आयोनिक बॉन्ड। दूसरी बात, अब एक नोट बना के लिखो, नोट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोट क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई। नोट कहता है, मुझे पता है, अगर मैं बात करूं सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस की,
ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनकी टेंडेंसी होगी एक दूसरे के बहुत पास आने की, और ये बहुत पास आ भी जाते हैं, ठीक है ना, बहुत पास ये आ भी जाते हैं। बट जब मैं बात करूंगा मेरे कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि मेरे जैसे CH4 बना के दिखाया आपको, हाइड्रोजन और कार्बन में अट्रैक्शन फोर्स है, बट वो एक डिस्टेंस पे ही रुक जाते हैं, इससे आगे मेरा हाइड्रोजन नहीं आ पाता, और इस डिस्टेंस को मैं बॉन्ड लेंथ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बॉन्ड लेंथ के इससे और पास में ये लोग नहीं आ सकते, ठीक है। पर मेरे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं, मतलब अपोजिट चार्ज है, आप जितना पास में लाना चाहो आप उसे ला सकते हो, ठीक है। और ये एक बात होगी। दूसरी बात, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, अगर मैं एक क्लोरीन यहाँ पर और रख दूं तो इन दोनों के बीच में भी क्या होने लग जाएगा? अट्रैक्शन होने लग जाएगा, तो ये भी मेरे पास एक आयनिक बॉन्ड होगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से वो फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए आयनिक बॉन्ड मेरा कैसे होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अब लिखिए, आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब इस तरह से कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक रिजिडनेस आ गई है कि इससे और पास नहीं आ सकता, ऐसा यहाँ नहीं होता। नॉन रिजिड होते कितना भी पास लाओ आ सकते, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज व्हाई ionic compound do not show space isomerism। आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं? मेरे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं और आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। अगली बात है मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स की, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि इसे जस्ट उल्टा है। हाँ, ये डेल्टा एच लैटिस है, ये गलत लिख दिया मैंने पहले, लैटिस है, ठीक है। देखो, अभी जब कोवेलेंट बॉन्ड समझोगे तो आपको आयनिक बॉन्ड की भी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरा बॉन्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? कम आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। ये सोडियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर रहा था, इस पूरे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही थी क्लोरीन, ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया, ठीक है ना, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर। बट मेरे कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे मैं बात करूँ, ये ए है, ए के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? शेयर, कि बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास भी आ जाए और ए का इलेक्ट्रॉन मेरे पास बी के पास भी आ जाए। ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। बट जब बॉन्ड टूटे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेने की कोशिश करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर अपने पास लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप लिखिए पहले, द बॉन्ड फॉर्म between two atoms by mutual sharing of electrons, by mutual sharing of electrons। जो मेरे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है मेरे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड,
और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो भाई ध्यान से सुनना, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये पहला डिफरेंस, अगर मैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके पास कार्बन हाइड्रोजन, जैसे मैं CH4 बनाता हूं, या फिर यहाँ फ्लोरीन लगा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर ना, फ्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तभी मेरे पास फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट मेरा कंप्लीट। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा हो गई इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो बाय चांस अगर ये कभी बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस हो, जो बॉन्ड बन रहा हो उसे क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो लिख सकते हैं फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसिमिलर एटम। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, कार्बन फ्लोरीन में हो, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में हो, तो ये पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो मैं बोलूँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अगर ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो ए की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो ए तो मेरा माइनस बन जाएगा और बी से खींचेगा तो ये मेरा पॉजिटिव बन जाता है। तब जब बॉन्ड टूटेगा तब की बात है, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन शेयर क्लाउड इसके पास होगा, तो ये पार्शली नेगेटिव रहता है और ये कैसे रहता है मेरे पास, पार्शली पॉजिटिव रहता है। बट इलेक्ट्रॉन्स मेरे अभी भी दोनों के बीच में शेयर। नॉन पोलर की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं जैसे Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन ब्रोमीन की, दोनों एटम सेम है, दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो भाई इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होता, और जहां यहाँ मैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालता हूँ तो वो नियरली मेरा जीरो के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं द bond formed between atoms of same electronegativity। तो देखो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले देखा हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई देखो आयनिक बॉन्ड जो है वो मेरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्मेशन होता है, पहली बात। दूसरा नॉन रिजिड होता है, जितना पास लाओ नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर उसके बारे में पढ़ी। दूसरा, अब कोवेलेंट के अंदर क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रही है मेरे पास, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर कब, जब दो एटम जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। नॉन पोलर कब, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मेरे पास नियरली कैसा हो, जीरो के बराबर हो, ठीक है। तो मेरा नॉन पोलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमने वहां पर भी लिखा था नोट बना के। अगर मैं कार्बन की बात करूं, CH4 की, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपको पता है CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 1 2 3 4 है। 4 है तो मेरे पास कैसा होगा, sp3 होगा, sp3 होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका शेप कैसा होगा मेरे पास, टेट्राहाइड्रल शेप होगा। अब भाई टेट्राहाइड्रल शेप इसका तो डिफाइन कर दिया, आयनिक का नहीं किया था क्योंकि वहां पर पता ही नहीं था, ठीक है ना। इसलिए तो वहां पर हम लोगों ने क्या बोलता, वो नॉन डायरेक्शनल है। बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई इस डायरेक्शन में मेरे पास होगा
इतना इतना बॉन्ड एंगल होगा, इसलिए कैसे होते हैं मेरे, डायरेक्शनल होते। ऊपर से वो नॉन रिजिड था, ये रिजिड होता है। हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कार्बन के पास में नहीं आ सकता है, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। कि इस बॉन्ड लेंथ से छोटी वैल्यू नहीं होगी, फिक्स है कि मेरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इतनी दूरी होगी, और वो दूरी होती है मेरी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उससे और पास में वो नहीं आ सकता। तो अब लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड is rigid and directional in nature, that is covalent compound have a certain geometry and show space isomerism. यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई। अब इसके आगे जो मैं बात करूंगा, ठीक है, वो बात होगी मेरे पास कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बहुत बार सुना है, 12th वालों को तो पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बट 11th वालों को अभी कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड के बारे में नहीं पता। आपने दो बॉन्ड देखे, एक आयनिक, दूसरा मेरा कोवेलेंट। तो जो अब मैं आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताने जा रहा हूँ या डेटिव बॉन्ड बताने जा रहा हूँ, वो भी मेरा कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, या जो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही होता है। मतलब यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, बट म्यूचुअल शेयरिंग सिर्फ एक ही एटम की तरफ से होती है। सिर्फ किसकी तरफ से होती है, एक ही एटम से। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डालो आप, थर्ड टाइप का बॉन्ड जो मेरे पास बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, जैसे ये ए है, इस ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा कुछ होगा। ये बी है, ये क्या करेगा, अपने पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ठीक है ना, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डोनर। ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसको इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। बट ये जो लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ये दोनों के बीच में अभी भी शेयर्ड है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे जाके आपने बैंक में जमा कर दिए, इसका मतलब ये नहीं हो पैसे बैंक वालों के हो गए, भाई है तो आपके ही ना वो। तो ऐसा ही है, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बी के पास, बट वो है अभी भी ए के पास ही। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जो डोनेट कर रहा होता है, जैसे ए डोनेट कर रहा है तो ये एरो बनेगी टूवर्ड्स बी। ठीक है ना, तो ऐसे बना हुआ, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है। ये बॉन्ड कैसा है, मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो भाई देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आता है, दोनों एटम डोनेट कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही होती है। बट यहाँ पर क्या होगा, डोनेट एक ही करेगा और दूसरा वाला तो बस एक्सेप्ट करेगा उसको। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डोनेट करता है और दूसरे वाला दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक तरीका ये होता है, एग्जाम में आपको पता है भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा वाला गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से भी बना हुआ हो सकता है, जिसमें ए प्लस बी माइनस लिखा हो, तो आप समझ जाना अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी कौन सा मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। कैसा बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, तो फिर हम कह सकते हैं डेटिव बॉन्ड ही है। चलो इसके बारे में लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट इज dative bond can be formed by
donation from a less electronegative to more electronegative, as well as from more electronegative to less electronegative. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो ये डोनेट कर रहा है तो ये मेरे पास मेटल हो, या फिर मैं कहूँ कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये इससे छीन रहा है। देने वाला कोई सा भी हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। गेन करने वाला भी मोर हो सकता है, लेस हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के सिर्फ बनने के तरीके में डिफरेंस है कि यहाँ पर ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है बी के पास, बस यही एक डिफरेंस है। बनने के बाद वो जैसा मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा ही मेरा कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं डेटिव बॉन्ड। मैं डेटिव बॉन्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आलस आ रहा है कोऑर्डिनेट लिखने में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डेटिव बॉन्ड। दोनों की बात एक ही है, differ only in the way they are formed, and once formed it will behave as a covalent bond। एक बार बनने के बाद वो मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक कि आज की अपनी कहानी थी। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग पहले तो एक बार डिफरेंस लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होते हैं, और उसके बाद कोवेलेंट बारे में और बातें करेंगे कि लिविस ऑक्टेट रूल जो है वो क्या कहता है। ठीक है ना, आपको पता ही है वैसे तो लिविस ऑक्टेट रूल क्या है कि अगर कोई भी एटम उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो उन सब बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, ये आपके आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं रहता। यहाँ पर देखो, खुद ही ध्यान से सुनना बात को ना, है क्या, आपके पास क्या हो रहा है, ए डोनेट कर रहा है बी के पास, बट दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। उसने अपना पूरा लोन पेयर उसको डोनेट नहीं किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बैंक में गए, आपने पैसे दे दिए वहां पे। आयनिक बॉन्ड में क्या है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, भाई निकल यहाँ से, और उसको क्लोरीन गेन करेगा। ठीक है, उन्होंने तो कंप्लीट ट्रांसफर किया है, बट कोऑर्डिनेट और मेरे कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों के बीच में शेयर हो रखा है। अगर ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर रहा है तो ए के पास भी प्रेजेंट है और बी के पास भी प्रेजेंट है। आप बैंक गए, आपने पैसा वहां दिया, उस टाइम पे आपके पास बैंक के पास पैसा है, आप वहां से वो ले भी सकते हो। ठीक है, बट आयनिक के अंदर ऐसा नहीं, उन्होंने दे दिया तो वो दे दिया, ये कहानी। ठीक है, तो अगर एक समरी के हिसाब से मैं आपको फटाफट बताऊं तो क्या है, देखो आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में क्या है भाई, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बन जाएगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2,8,7 होता है। बट जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2,8,8, और ये बन जाएगा Cl माइनस। ये मेरा सोडियम प्लस है, ये Cl माइनस है, अपोजिट चार्ज है ये। क्या है ये, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास में आते जाएंगे। ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरी बात देखो, फिर हम लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल देखा CH4 का। कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बट इस केस में देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सोडियम को भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कब,
जब सोडियम मेरा Na+ बन गया था, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पर कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, उसको पता है इसके जस्ट बगल में मेरे पास, इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन, इनके बीच में शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास कार्बन के पास भी हैं। इसी तरीके से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मेरे कार्बन के पास भी आ गए और मेरे हाइड्रोजन के पास भी आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा, इसके पास भी प्रेजेंट है, इसके पास भी प्रेजेंट है, दोनों के बीच में शेयरिंग है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है NH3 की बात करते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 1 2 3 4 5, इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट है, समझ लो आप, BF3, बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2,3, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब खुद ही ध्यान से सोचो, अगर मेरा बोरोन 3 फ्लोरीन से कनेक्ट होके BF3 का फॉर्मेशन कर भी लेता है, तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी भी नहीं है, इसका ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। NH3 बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको शेयर करेगा बोरोन के साथ। किसके साथ शेयर करेगा? बोरोन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे बोरोन के पास आएंगे, 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, मेरा ये जो मॉलिक्यूल था इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? N के साथ H है, ये 3 है, ये नाइट्रोजन अपने कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके अंदर? बोरोन के अंदर है, BF3 के अंदर। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो बोरोन के पास आ रहा है, इसकी वजह से बोरोन के ऑक्टेट में जो कि पहले सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आते 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ ये शेयर कर रहा है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो नाइट्रोजन के पास भी प्रेजेंट है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 है और इसका भी क्या हो गया यहाँ पर? 8 हो गया। तो ये मेरा डोनर है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को यही डोनेट कर रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया मेरा? एक्सेप्टर। ध्यान रखना, डोनर का मतलब ये नहीं इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और दे दिए और वापस नहीं ले रहे, नहीं, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो ये बॉन्ड कैसा है मेरा? कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ये बॉन्ड कैसा है मेरा? डेटिव बॉन्ड है, कि जो नाइट्रोजन अपने दोनों लेन पर उठा के बोरोन के साथ शेयर कर रहा है। अब इसमें नाइट्रोजन बोरोन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा शेयरिंग के लिए, सिर्फ क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इसलिए मेरा डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, इसके अंदर कोई और डाउट है तो मुझसे आप पूछ लेना आराम से। ठीक है।